Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So students, in the previous part of the video, we have discussed the values of the trigonometric ratios from 0 degree to 360 degree, okay? And we have calculated the values of sine, cos, tan up to 360 degree, okay? And in the last part of the video, I told you sine x equal to 0, sine x you can say, or sine theta you can say, okay? Sine x equal to 0 when x is equal to n pi, where n is an integer, okay? And similarly I told you about cos x equal to 0 where x equal to 2n plus 1 pi by 2, where n is a integer. Now students see, sin x equal to 0 when x equal to n pi. What is the meaning of it? इसका मतलब क्या हुआ कि x equal to n pi. The meaning of x equal to n pi is that whenever x or theta is the multiple of pi, is the integral multiple of pi, so in that case sin x will be equal to 0. इंटीग्रल मल्टीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे n जो होता है वो एक इंटीजर होता है, तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो n की पॉजिटिव वैल्यू पे भी, n की नेगेटिव वैल्यू पे भी और n की जीरो वैल्यू पे भी अगर x जो है वो पाई का मल्टीपल है तो sin x क्या हो जाएगा 0. ठीक है. नाउ सिमिलरली आई टोल्ड यू अबाउट cos x इक्वल टू 0. cos x इक्वल टू 0 when x will be equal to 2n plus 1 pi by 2. What is the meaning of 2n plus 1 pi by 2? The meaning of this is that whenever x और थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिखा है तो मैंने यहाँ x लिखा है, अगर आप थीटा लिखोगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा. ठीक है. इसका ये मतलब हुआ कि जब भी x पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, 2n प्लस 1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा. आपने क्लास 10th में रियल नंबर पढ़ा था, आपने वहां ये पढ़ा था कि इवन इंटीजर को 2m के फॉर्म में और ऑड इंटीजर को 2m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ जो x है वो पाई बाई 2 क्या है, ऑड मल्टीपल, और कभी भी जब x पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो उस केस में cos x कितना होगा 0. ठीक है. x भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, वट एवर थिंग यू वॉट यू कैन राइट. ओके. ये दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. अब इसके बाद एक्चुअली ये डेफिनेशंस है. ठीक है. इसको हम कह सकते हैं दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है. ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा था. अब इसकी मदद से और सारे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे हम लोग. ठीक है. अब देखो tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. ओके. वी ऑल नो दैट कि tan x को हम लोग sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेयर x कैन नॉट बी, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. अब इसको समझना आप ध्यान से क्यों ये चीज यहाँ लिखी गई है. ठीक है. आपने स्टूडेंट क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा था रेशनल नंबर, और आपने ये पढ़ा था कि रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी 0. ये पढ़ा था आपने. अब देखो कभी भी कोई हम लोग फ्रैक्शंस लिखते हैं या रेशनल नंबर लिखते हैं. ठीक है. कभी भी आप फ्रैक्शन लिखोगे या रेशनल नंबर लिखोगे तो एक चीज का ध्यान हम लोग देते हैं कि हमेशा उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो. वो कुछ भी हो सके लेकिन 0 ना हो. अब ध्यान दो, मान लो मैंने कोई रेशनल नंबर लिखा p by q. ठीक है. p by q रेशनल नंबर लिखा या नेचुरल या फ्रैक्शन लिखा, कुछ भी लिखा मैंने मान लो, और सपोज ये एप्लीकेबल, ये डिफाइंड कब है स्टूडेंट, कोई भी रेशनल नंबर डिफाइंड कब है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो. यही चीज है ना, जब उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो. तो अब ध्यान दो 10x के केस में 10x को लिख सकते हैं हम लोग sin x अपॉन cos x. ठीक है. एक तरह से इसको हम लोग p by q फॉर्म में लिखे हैं. ठीक है. ये डिफाइंड तभी होगा जब इसका cos x 0 ना हो. समझ रहे हो ये बात आप लोग. 10x को मैंने लिखा sin x अपॉन cos x, और कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शन तभी डिफाइंड होता है जब उसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 ना हो. तो ये 10x तभी डिफाइंड होगा जब ये cos x 0 ना हो. और cos x कब 0 होता है स्टूडेंट, cos x की वैल्यू कब 0 होती है, जब x कितना होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2. मैंने यहाँ बताया ना आपको अभी कि cos x 0 तभी होगा जब x कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ क्या लिखा हुआ है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि
अगर x की वैल्यू इसके बराबर हो गई तो इसका मतलब ये cos x क्या हो जाएगा, 0। मान लो सपोज कि x जो होगा वो 2n+1 π/2 है, ठीक है। जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 10x विल बी इक्वल टू sin x, और चूंकि x इसका मल्टीपल है तो cos x कितना हो जाएगा, 0। और समथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। दैट्स वाई इसके केस में मैंने यहाँ क्या लिखा है, x जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये x इसके बराबर हो गया तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और sin x अपॉन 0 विल बिकम्स इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं है। इसीलिए जब आप ये लिखोगे तो यहाँ आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे x π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आया रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि उसको भी हम लोग p/q फॉर्म में लिखते थे और q 0 हमारा नहीं होता था, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी cot x, cot x को क्या लिख सकते हो, cot x को ऐसे लिख सकते हो cos x अपॉन sin x, ठीक है, ये आपने जानते हो। cot x इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे sin x नीचे आया, ये भी एक तरह का रेशनल नंबर है, और ये तभी डिफाइंड होगा जब sin x क्या होगा, 0 नहीं होगा। और अभी मैंने ऊपर लिखा है sin x 0 कब होता है स्टूडेंट, जब x किसके बराबर हो, n पाई के, और हमको इसकी वैल्यू 0 नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा x विल नॉट बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि अगर x n पाई के बराबर हो जाएगा तो sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब cot x कैलकुलेट करोगे आप तो cos x अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में cos x था तो cos x वाली प्रॉपर्टी लिखे थे, डिनोमिनेटर में यहाँ sin x है तो sin वाली प्रॉपर्टी लिखे हैं, और इसके बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको हमेशा मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो केवल डेफिनेट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अनडिफाइंड या अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा ये डिफाइंड तभी होगा जब cos x 0 नहीं होगा, और हमको पता है कि cos x 0 कब होता है, जब वो x ऑड मल्टीपल हो π/2 का, इसीलिए x यहाँ पर 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। सेम केस यहाँ पे cot x के साथ था, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin x आया। sin x 0 कब होता है, जब x n पाई का मल्टीपल हो, तो यहाँ पे x विल नॉट इक्वल टू n पाई, ओके। सिमिलरली स्टूडेंट sec x, अगेन sec x को कैसे लिख सकते हो आप, 1/cos x, ठीक है। अब देखो ये भी एक तरह का क्या है, रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, और जब भी रेशनल नंबर डिफाइन करोगे आप उसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 कब होता है, जब x π/2 का ऑड मल्टीपल हो, तो यानी कि अगर x की वैल्यू इतनी नहीं होगी तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इस केस में ये डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस x की वैल्यू इसके बराबर हो गई तो ये cos x वाला पार्ट 0 हो गया, और जब cos x 0 हो जाएगा तो 1/0 विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, और जैसे ही इनफाइनाइट आया वह एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रही हैं ये चीजें। ऐसे ही cos x के साथ cos x को लिख सकते हैं 1/sin x। अब देखो ये p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और एक रेशनल नंबर ये है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, और डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, जब x n पाई का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है, जब x n पाई का मल्टीपल नहीं होगा। क्योंकि अगर x की वैल्यू n पाई के बराबर आ जाए तो हमेशा sin x की वैल्यू 0 आएगी, और जब sin x की वैल्यू 0 आएगी तो ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 विल बी इनफाइनाइट, जो कि अनडिफाइंड है। तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखोगे तो बाकी के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। आप चेक करके देख लेना एक बार, देन यू विल रियलाइज दैट whatever sir was saying it was correct, okay। so I hope you have understood these things, first note it down, after that I will tell you one more thing, okay, please note down। now student, our next topic is that trigonometric ratio of minus theta in terms of theta, ठीक है। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को माइनस थीटा की वैल्यू बतानी है, किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, ठीक है। मतलब कि हम लोग को साइन माइनस थीटा
टेन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड सो ऑन की वैल्यू किसके टर्म्स बतानी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, बहुत इजी है, समझना ध्यान से इसको। देखो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ओके, ये सारे स्टेप मैं पहले ही बता चुका हूं। तो पहले एक काम करो, आप एक्स वाई एक्सिस बना लो। ठीक है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, और एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, इस सर्कल कुछ अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसको। Suppose student, I have drawn a circle of unit radius. Okay, unit radius means जिसका रेडियस कितना हो 1। ठीक है, तो सपोज r इक्वल टू कितना है 1 यूनिट, या केवल r भी छोड़ सकते हो आप, कोई वैल्यू मत दो, केवल r मान लो। ठीक है, इतना याद रखना कि r जो रेडियस होगा सर्कल का वो किसी भी क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मैंने आपको बताया था r जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो सपोज r ले लेते हैं, आप 1 भी ले सकते हो या केवल r ले लो। ठीक है, तो सपोज मैंने r ले लिया, सपोज ये इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और यहाँ पर एक पॉइंट P है। ठीक है, और इस O को P से ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये OP हो गया। ठीक है, मान लो कि ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा। अच्छा, अब माइनस थीटा कैसे मिलेगा स्टूडेंट? देखो अभी आप एंगल कैसे दिखा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ना। मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और उसी एंगल को जब क्या देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव होता है। तो देखो जब इधर से मैं इधर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव, और जब मैं बेस से इधर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट P को एंटी वाले क्लॉक में रोटेट कर रहा हूं। तो सपोज ये मेरा पॉइंट P डैश है। ठीक है, सपोज इट इज P डैश, और ये जितना एंगल है सेम एंगल ये भी है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग इस केस में एंगल ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं और इस केस में एंगल ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देख लो, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉइंट P की पोजीशन सेम है ओरिजिन के थ्रू, P की जो पोजीशन है वो सेम है ओरिजिन के थ्रू, बस ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर इस केस में थीटा हुआ तो इस केस में कितना होगा, माइनस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करो, ज्वाइन कर दो P और P डैश को ऐसे। ठीक है, ज्वाइन कर दिया आपने, P और P डैश को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो ये हमारा क्या है, R रेडियस। ठीक है, सपोज स्टूडेंट कि ये एक पॉइंट M है यहाँ पे, और मैंने मान लिया कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। ठीक है, P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। इसका ये मतलब हुआ कि OM विल बी इक्वल टू x एंड PM विल बी इक्वल टू y। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट P डैश जो है वो किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट, जो P वाला पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो इस केस में इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा प्लस x और माइनस y। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है तो इसका कोऑर्डिनेट x, y, ये सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका कोऑर्डिनेट x, माइनस y। ठीक है, अब देखो पहले आप क्या करो कि पहले आप सब कुछ क्या करो कि थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। सारे क्या, आप केवल 2 निकाल लो, साइन और कॉस, बाकी तो ऐसे भी निकल जाएगा। और माइनस थीटा के लिए भी वही चीज कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल OPM। ठीक है, ट्रायंगल OPM में स्टूडेंट साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस PM अपॉन OP। ठीक है, अब ध्यान दो साइन थीटा कितना आया, PM अपॉन OP। ठीक है, PM क्या है y एंड OP क्या है r। ठीक है, और ये भी तो रेडियस ही हुई, OP डैश में क्या हुई, रेडियस। यहां लिख लेना कि OP विल बी इक्वल टू OP डैश विल बी r। अब ध्यान दो, ऐसे ही आप cos थीटा निकाल लो। ठीक है, तो cos थीटा निकालोगे आप
तो क्या आएगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट मीन्स OM अपॉन OP, सो इट मीन्स x अपॉन r। अब ध्यान दो, ऐसे ही आप 10 निकाल लोगे, ऐसे ही आप, अब एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, आपने साइन निकाल लिया, आपने कॉस निकाल लिया, तो आप जब 10 निकालोगे तो 10 निकालोगे तो क्या होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू PM अपॉन OM दैट इज y बाई x। ऐसे हम लोग सारे निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये 3 निकाल लिया बेसिकली, जो हमारे 3 ओरिजिनल होते हैं उनको निकाल लिया, बाकी के 3 तो उनका रेसिप्रोकल से आ ही जाएगा। अब ध्यान दो, साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन r, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि y ऊपर वाले केस में y भी पॉजिटिव है और r तो पॉजिटिव होगा ही। cos थीटा x अपॉन r, x भी पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है, और tan थीटा भी y अपॉन x दोनों पॉजिटिव है। तो यानी कि पहले ये तीनों तो पॉजिटिव ही होंगे ना, ये तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, मत यानी कि इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव। क्योंकि देखो इस पॉइंट के लिए जब निकाल रहे थे तो x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आपको ही पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही होते हैं, ASTC रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी आप समझ जाओगे। अब आप क्या करो, वही चीज करो आप इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए। इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए अप्लाई किया स्टूडेंट क्योंकि ये एक राइट एंगल था, ठीक है, दिस विल बी राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल था, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अब मैं यही चीज कर रहा हूं ट्रायंगल OP' के लिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए निकालते हैं एक बार। देखो पहले मैं निकालूंगा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे क्या है, माइनस थीटा। अच्छा, साइन माइनस थीटा के हिसाब से करेंगे अगर, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ही हुआ ये, और हाइपोटेन्यूज हुआ ये, तो परपेंडिकुलर विल बी P' और हाइपोटेन्यूज OP', ठीक है। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल गया स्टूडेंट, साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू P' कितना है, P' कितना है, माइनस y, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है y। देखो P' किस डायरेक्शन में है, y के डायरेक्शन में है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि देखो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, माइनस y। इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी, माइनस y, और ये कितना होगा, x। तो यहां से हम कह सकते हैं इट विल बी माइनस y अपॉन r ना, कह सकते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि सर आपने माइनस y अपॉन r कैसे किया, खुद सोचो। ये वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये डिस्टेंस जो है ये y की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस x की है, और ये तो रेडियस है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, माइनस y ना, तभी तो कोऑर्डिनेट आया है x, माइनस y। तो ये डिस्टेंस हुआ माइनस y और रेडियस तो r है ही। अब देखो रेडियस पॉजिटिव और y ये नेगेटिव, इसका मतलब माइनस y अपॉन r नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे माइनस y अपॉन r आया, इसका मतलब ये नेगेटिव आया। अच्छा आप ध्यान दो, क्या साइन माइनस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस y अपॉन r लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखो, इसको मैंने लिखा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस y अपॉन r, क्योंकि y नेगेटिव था यहाँ पर और r तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखो y अपॉन r किसकी वैल्यू थी, यहाँ पर y अपॉन r किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा ना, तो इसलिए कहा जाता है साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, बाहर माइनस है और इसके यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दिया, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। आई होप समझ में आया हो आपको। देखो पहले मैंने साइन थीटा निकाल लिया, उसके बाद साइन माइनस थीटा निकाल लिया, साइन माइनस थीटा निकाला तो क्या मिला मुझे, माइनस y अपॉन r, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, y अपॉन r, और y अपॉन r किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा की, तो इसीलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ओके। तो आप इसको पहले नोट कर लो। अब देखो साइन का निकल गया, ऐसे ही मुझे कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा के लिए भी निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली 3 ही निकालेंगे, बाकी तो निकल ही जाएगा। आप ध्यान दो, ये वाला पार्ट मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, केवल यही इरेज करते जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ऐसे ही ट्रायंगल तो वही है OP'। अब कॉस माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक है, कॉस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा निकालते हैं। तो कॉस माइनस थीटा मतलब कि कॉस जो थीटा होता है
वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो माइनस थीटा के लिए बेस क्या होगा, OM, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे ले सकते हैं OM अपॉन OP डैश। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आया, cos माइनस थीटा इक्वल टू OM की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, ये OM कितना है x, तो ये हो गया x, और OP डैश कितना है r, तो यानी कि cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन r। अब देखो x अपॉन r और किसकी वैल्यू थी, cos थीटा की वैल्यू थी ना, x अपॉन r किसकी वैल्यू थी, cos थीटा की वैल्यू, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब किसी भी एंगल का माइनस करके उसका cos लेने पर उसके cos में कोई भी फर्क नहीं आता है, एंगल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मतलब कि अगर cos माइनस 45 लोगे तो उसकी वैल्यू वही होगी जो cos 45 की होगी, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन वाला तो नेगेटिव हो गया था लेकिन cos वाला पॉजिटिव ही रहा, cos माइनस थीटा कितना आया, cos थीटा, तो इसको आप लिख लो, जैसे साइन के लिए निकाला वैसे ही cos के लिए भी निकाल लिया। ठीक है, तो cos माइनस थीटा निकाला हम लोगों ने x अपॉन r, और x अपॉन r यहाँ पे देखा तो किसकी वैल्यू थी, cos थीटा के, तो इसीलिए cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ऐसे ही स्टूडेंट अब tan थीटा निकालते हैं। ठीक है, tan माइनस थीटा, तो जब tan माइनस थीटा निकालोगे तो tan माइनस थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, P डैश m, और बेस है OM। ठीक है, तो नाउ tan माइनस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan माइनस थीटा विल बी इक्वल टू PM डैश इज माइनस y एंड OM इज x। ठीक है, अब ध्यान दो जैसे साइन में किया था आप इसमें भी करो, tan माइनस थीटा और ये माइनस कॉमन ले लो, जो आ जाएगा y अपॉन x, y अपॉन x, और y अपॉन x किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट, tan थीटा की वैल्यू थी, तो यहां से हम कह सकते हैं tan माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा, ये एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सॉरी माइनस tan थीटा, माइनस है यहाँ पे ध्यान देना, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब देखो तीन तो निकाल लिया ना, तो बाकी के ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो अगर cos माइनस थीटा नेगेटिव आया था तो cosec माइनस थीटा भी नेगेटिव ही आएगा। तो अब देखो तीन का निकाल लिया ना हम लोगों ने, तो बाकी का हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डायरेक्टली ये लिखेंगे, आप चेक कर लेना खुद से भी आएगा वही चीज। देखो cosec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस cosec थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन वाला नेगेटिव में आया था तो कोसेक वाला भी नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेक माइनस थीटा, तो कॉस वाला पॉजिटिव आया था ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आया था, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, और बच गया कॉट, तो कॉट माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये बचे हुए तीन है, क्योंकि देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आया था, तो कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा ही आएगा। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आया था, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू भी सेक थीटा आएगा पॉजिटिव में। टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा आया था, तो कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि केवल कॉस और सेक में ही पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सब नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अब सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देंगे हम लोग, इसको आप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा ये। ठीक है, चाहता तो मैं डायरेक्टली बता देता, लेकिन आपको समझने में आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो सब एक साथ लिख रहा हूँ, साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक साथ आपको भी एक साथ लिखना है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, उसके बाद कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, यही हम लोग को प्रूव करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो ऐसे ही है, ये सारी वैल्यूज है, दिस यू हैव टू लर्न, ओके, रट लो इसको। अभी आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देना, इसको पहले आप लिख लो, नोट डाउन इट। अब देखो स्टूडेंट, आई होप यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स। अब खुद समझने की बात है, P वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, और P डैश वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में था। फोर्थ में कौन सा होता है ASTC के हिसाब से? ऑल साइन टेन कॉस, मतलब कि फोर्थ में केवल कॉस वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। समझ में आया? तो क्या, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक। तो देखो ये माइनस थीटा वाला जो निकाले थे हम लोग, उसमें केवल कॉस और सेक वाला ही पॉजिटिव में आया है, बाकी सब नेगेटिव में आया है। सबका बस माइनस साइन बाहर आ गया है, थीटा का जो साइन था वो बाहर आ गया। याद करने का तरीका कि जब आप साइन माइनस 45 निकालते हो, मान लो सपोज यू हैव टू कैलकुलेट साइन माइनस 45, ठीक है, ये आपको निकालना है, तो आप क्या कर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 45, और साइन 45 आपको पता ही है, तो इट विल बी माइनस 1/√2। ऐसे ही अगर cos माइनस 45 आ गया स्टूडेंट, तो हमको पता है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो cos 45 दैट इज 1/√2। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बचे हुए थे तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दिस इज द स्मॉल वीडियो ऑफ दिस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज very important to solve many types of questions, okay? So I hope you have understood all the things. In the next part we will continue the remaining things of the chapter, okay? So till then students,